नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति की दृष्टि से। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण रचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से हमने पढ़ा था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और कुछ संकर शब्द, जिसमें हमने विदेशी शब्दों में भी अलग अलग भाषाओं के शब्द पढ़े थे, पुर्तगाली के, फारसी के, अरबी के, उर्दू के। आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद, जिसमें सबसे 3 भेद होते हैं। सबसे पहला मूल या रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूट शब्द। तीनों शब्दों को पहले एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद आपस में कंपैरिजन करके भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है। मूल शब्द या रूट शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप में ही हमारी हिंदी भाषा में उपस्थित रहते हैं, उनके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि टुकड़े करें तो भी उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब इसके सार्थक खंड नहीं, शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है रात। अब यदि रात शब्द को अलग अलग टुकड़ों में करें, रा अलग करें, त अलग करें, तो इस रा का या इस त का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इसे कहा जाता है ये मूल रूप में ही उपस्थित होते हैं, इनके टुकड़े करने पर इनका अर्थ नष्ट हो जाता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे दिन ले लिया जाए, दी अलग, न अलग, इस दी का कोई मतलब नहीं, इस न का भी कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है। आपस में जब मिले हुए होते हैं तो ही उसका अर्थ होता है। मतलब ये मूल रूप में ही हिंदी भाषा में उपस्थित रहते हैं। अगला खाना, पीना, रोना, पशु, देश, छोटा, मोटा, हाथ, पैर, तीर, ऐसे बहुत सारे शब्द, जो भी शब्द आप देखें उसको टुकड़े करने का प्रयास करें, कोई सार्थक टुकड़े नहीं हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चल रहे हैं। दूसरा शब्द यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, योग एक, योग धन एक, मतलब जोड़ से बने हैं, योग से बने हैं, मतलब दो शब्दों के योग से, दो या अधिक शब्दों के योग से इनका निर्माण होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों में जैसे हम देखते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन्हें हम आपस में जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे संधि में हम देखते हैं हिमालय, हिम धन आलय। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। जगदीश, जगत धन ईश, जगत के ईश, जगत के भगवान ईश्वर। परोपकार, पर धन उपकार, पर का मतलब दूसरों का उपकार। पर्यावरण, परिधन आवरण, चारों तरफ का आवरण। तो ये सारे उदाहरण जब टुकड़े करें तो उनके भी कुछ अर्थ होते हैं, सार्थक खंड बन जाते हैं इनके। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समास में देखते हैं राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े का सवार, ये दान पात्र, दान के लिए पात्र है, दान का पात्र। इसी प्रकार के उपसर्ग से भी मिलके बनते हैं। जैसे यश में आगे सु उपसर्ग लग गया, सुयश। पुत्र के आगे कु लग गया, कुपुत्र। सु का मतलब अच्छा, यश का मतलब कीर्ति, अच्छी कीर्ति, अच्छा यश। कु का मतलब बुरा, पुत्र का मतलब पुत्र या पुत्र, सन, जो भी है। इसी प्रकार प्रत्यय शब्द जैसे नेत्रहीन, जब नेत्र और हीन, नेत्र का मतलब आंखों के, हीन यानी बिना, आंखों के बिना, जिसकी आंखें नहीं हो उसे नेत्रहीन। धनवान, धन, वान, वान का मतलब होता है जिसके पास हो, उपलब्धता हो, वो जिसके पास धन हो, धनवान। बलवीर, बल का वीर। दान दाता, दान का दान करने वाला दाता। मनोहर, मन को हरने वाला। तो ये सब जो आप शब्द देख रहे हैं, शब्दों के योग से, कोई दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनाए तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। और ये क्रिया हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से संपन्न करते हैं। इसी प्रकार अगला शब्द लेते हैं प्रकार योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों में क्या होता है? होता तो इसी प्रकार से दो शब्दों के योग से उनका निर्माण हो रहा है, दो शब्दों के योग से उनका निर्माण हो रहा है, लेकिन उनका अर्थ है जो रूढ़ हो जाता है। अर्थ रूढ़ होने का मतलब होता है अर्थ उस चीज के लिए स्थायी हो जाता है, उसके लिए स्थायी हो जाता है। कैसे? जैसे जलज, जलज शब्द। जलज शब्द जब हम देखेंगे, जल धन ज, ज का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला।
तो वैसे तो जल में जन्म लेने वाले बहुत सारे जलीय जंतु भी होते हैं और जलीय जीव भी होते हैं, जिसमें मछली भी होती है, मछली या फिर ब्लू व्हेल या कछुआ वगैरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये जलज है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे ही जलज नाम आए, जल में जन्म लेने वाला कमल, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कमल। या फिर जैसे पंकज की बात आए, वही बात उसी प्रकार पंक धन ज, पंक का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला नाम आते ही सीधा कमल। कमल के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे, घास वगैरह भी कमल में जन्म अरे उस कीचड़ में जन्म लेती हैं। लेकिन हम उस कीचड़ में जन्म लेने वाले के लिए एक ही शब्द को याद रखते हैं या एक ही शब्द पर हमारा ध्यान जाता है, कमल। तो ये कमल, ये पंकज शब्द इस कमल के लिए रूढ़ हो गया है, रूढ़ हो गया है, स्थायी हो गया है, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कि निर्माण तो इनका दो शब्दों के योग से होता है, लेकिन उनका अर्थ है वो रूढ़ हो जाए तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उसी प्रकार एक शब्द लेते हैं नीरद, नीर का मतलब जल, पानी का पर्यायवाची शब्द है, और द का मतलब देने वाला। अब पानी देने वाला, जो पानी देता है, नीर देता है, तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा ऐसा ही आता है बादल, क्योंकि ये बादल के लिए रूढ़ हो गया नीरज शब्द। लेकिन क्या बादल के अलावा और कोई पानी नहीं देता है? नदियों के द्वारा भी पानी मिलता है, तालाबों के द्वारा भी पानी मिलता है, समुद्र से भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ बादल के लिए ये नीरज शब्द है वो रूढ़ हो गया है। इसीलिए योग रूढ़ शब्द उन्हीं को कहेंगे कि जो दो शब्दों का योग से ही निर्मित होते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। आगे जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें समास में एक पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, लगभग सभी उदाहरण वो योग रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर मतलब भगवान गणेश, गणेश के लिए लंबोदर। लंबा उदर किसी आदमी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी गणेश के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया। घन श्याम, काला है जो श्याम, घन श्याम मतलब भगवान कृष्ण के लिए। या नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ मतलब भगवान शिव के लिए। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके मतलब चार सिर जिसके हैं, तो ये ब्रह्मा जी के लिए। वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, हाथों में मतलब सरस्वती के लिए। वैसे तो वीणा किसी की भी हाथों में हो सकती है, लेकिन ये रूढ़ हो गया इसके लिए। हलधर, जो हल को धारण करता है, तो हल को धारण करने वाले बहुत सारे होते हैं किसान, लेकिन ये हलधर है वो बलराम के लिए, भगवान कृष्ण के भाई के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया अर्थ। त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, जिसकी तीन आंखें हो, भगवान शिव के लिए। तो ये शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो रूढ़ होता है, किसी एक के लिए स्थायी हो जाता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। तीनों बातें आसानी से समझ में आ गई होगी। एक बार हम इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। मूल शब्द या रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मूल रूप में हिंदी भाषा में उपस्थित होते हैं। दूसरा यौगिक शब्द, दो शब्दों के योग से निर्मित होते हैं, और ये निर्माण की प्रक्रिया है हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से संपन्न करते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे, जैसे हिमालय, जगदीश, परोपकार, पर्यावरण आदि। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिसमें दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। एक प्रकार के यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो किसी एक विशेष के प्रति रूढ़ हो जाता है, स्थायी हो जाता है, इसीलिए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी हमने देखे, जलज, पंकज, नीरज, और इसके अलावा बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण है वो भी योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। आप इन्हें एक बार उतार लीजिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद, जिसमें हम देखेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में हम पढ़ेंगे वाचक, लक्षक और व्यंजक के बारे में। उतारिए ऐसे। हाँ, तो भी आपने पढ़ा रचना की दृष्टि से शब्द, और अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये मैंने जब शब्द पढ़ाना शुरू किए थे उस वक्त आपको बताया था कि किसी दो वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और कुछ उदाहरण एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे कि जैसे कोई तीन अक्षर ले लेते हैं, ल, क, म। अब इनका योग करूं तो सीधा योग कर लिया। यदि ल, क, म तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसको क, म, ल हम लिखें कमल,
या इसको घुमा के कलम लिखे तो इनका कोई अर्थ होता है। जिनका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि अक्षरों या वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, और सार्थक का मतलब कोई सही अर्थ हो जिसका, उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक कहते हैं। ये तो था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं होता, उसके भेद नहीं होंगे। और सार्थक शब्द है उसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द होते हैं। तो वाचक का मतलब होता है सीधा अर्थ निकले, जो शब्दकोश में अर्थ दे रखा है, जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वही अर्थ क्या कहलाता है? वाचक या अभिधा अर्थ या मुख्य अर्थ कहलाता है। इस अभिधा शब्द शक्ति, जब हम शब्द शक्ति आगे पढ़ेंगे टॉपिक में तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे इनको। शब्दकोश के सीधे अर्थ क्या कहलाते हैं? वाचक कहलाते हैं। लक्षक में मुख्य अर्थ बाधित होता है, मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता है इसमें, लेकिन मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है। मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें तुलनात्मक अर्थ होता है, मुहावरों और लोकोक्तियों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है व्यंजक। मुख्य अर्थ को पूर्णतः छोड़ करके, मुख्य अर्थ को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, इसमें तीसरा कोई अन्य अर्थ ही लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है और व्यंग्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये होता क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ, उससे आपको तीनों आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कुम्हार गधे पर मिट्टी ढोता है। कुम्हार गधे से मिट्टी ले जाता है। और दूसरी बात मैं लिखूं, कुछ भी नाम लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, यहां लिख लेता हूं मोहन गधा है। मोहन गधा है। तीसरी एक बात लिख लेता हूं, जो ध्यान से नहीं सुनते वो गधे हैं। वो गधे। मैंने 3 उदाहरण लिखे यहाँ पे, 3 पंक्तियां लिखी। कुम्हार गधे पर मिट्टी ढोता है, दूसरी बात लिखी मोहन गधा है, और तीसरी बात जो ध्यान से नहीं सुनते वो गधे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही? गधे, यहाँ भी गधा शब्द लिखा, यहाँ भी गधा शब्द लिखा और यहाँ भी गधा शब्द लिखा। तो इसमें देखेंगे कि कुम्हार गधे पर मिट्टी ढोता है, तो यहाँ एक सीधा अर्थ लिया जाएगा, कुम्हार है वो गधे के ऊपर मिट्टी लाद करके ले जा रहा है, उसको ढो रहा है, तो इसका ये सीधा अर्थ हो रहा है। सीधा अर्थ हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा शब्द है? वाचक है। कौन सा है? वाचक है, मुख्य अर्थ है, इसमें मुख्य अर्थ है। लेकिन यदि यही बात कही जाए कि मोहन गधा है, मोहन खुद गधा तो नहीं हो सकता, लेकिन गधे के जैसे लक्षण है, गधे के जैसे लक्षण है, जो आलसी प्रवृत्ति का हो, मनमौजी टाइप में कुछ हो, जो काम कुछ नहीं करता धरता हो, उसे गधे की उपाधि दी जाती है। तो एक लक्षण गधे के समान है। तो मोहन गधा है, इसका मतलब मोहन में लक्षण है वो सिर्फ गधे के समान है। तो ये इसमें अर्थ पूरी तरह नहीं छोड़ा गया, लेकिन लक्ष्य करके लिया गया, एक लक्ष्य, उसको तुलना की गई, तुलनात्मक अर्थ लिया गया है कि गधे से उसकी तुलना की जा रही है। तो इसी में कौन सी शब्द होगा, किस प्रकार का? ये होगा लक्षक या लक्षणा शब्द शक्ति का। लेकिन एक तीसरी बात मैंने लिखी, जो ध्यान से नहीं सुनते वो गधे हैं। जो ध्यान से नहीं सुनते वो गधे। मैंने यहाँ पे व्यंग्य किया है किसी पर, जो कोई नहीं सुन रहा है तो उस पर मैंने व्यंग्य किया कि जो ध्यान से नहीं सुनते वो गधे हैं। तो यहाँ पर जो बात थोड़ी सी उस व्यंग्य के रूप में की जाती है वो क्या कहलाती है? व्यंग्य क्या कहलाता है, या फिर व्यंग्यार्थ कहलाता है। ये एक प्रकार का क्या हो गया? व्यंग्य हो गया। तो ये शब्दों के भेद आपने देखे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनको हम आगे जब शब्द शक्तियां पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ शब्द चल रहा है, शब्द में परिचय चल रहे हैं। शब्द शक्तियां जब हम पढ़ेंगे आगे, उस टॉपिक के अंदर पूरा विस्तार से उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा
कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा क्या होती है और व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की क्लास में हम आगे और टॉपिक लेंगे जिसमें विकारी और अविकारी परिवर्तन के आधार पर शब्द देखेंगे, विकारी और अविकारी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।